अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम कायनात तलत और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक दैट इज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें बेसिकली जो आज है हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है, वो स्लाइड्स की फॉर्म में आपके साथ शेयर किया जाएगा। और नेक्स्ट फिर हम आईआर की तरफ प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे कि नेम से ही शो हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मींस इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों की बात करें, कम्बिनेशन है, यानी दोनों एक दूसरे के प्रिपेंडिकुलर होते हैं। लाइक अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, हमारे पास एक्सिस एक्स वाई जी, एक्सिस एक्स पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, वाई पे जो है इलेक्ट्रिक है, वाई पे मैग्नेटिक है, जो थर्ड एक्सिस है उस पर फिर रेडिएशंस जो हैं वो मूव करेंगी। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। एक वाइड रेंज है वेवलेंथ की जो स्पेक्ट्रम कवर करता है। लाइक अगर हम बात करें यहाँ पर कि गैमा रेज होती हैं सबसे पहले हमारे पास, फिर एक्स रेज, अल्ट्रा वोयलेट, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है, एक वाइड रेंज ये कवर करता है वेवलेंथ की। यूं हम अगर रेडियो वेव की तरफ मूव करते जाते हैं, रेडियो वेव रीजियन की तरफ, तो हमारे पास वेवलेंथ इंक्रीज होती जाती है और इनर्जी डिक्रीज होती जाती है। इससे हमें पता चला कि इनर्जी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है। आपने याद रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी है और उसका और वेवलेंथ का भी इन्वर्स रिलेशन है, यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। यहाँ पे आप नीचे ही देख लें, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है और वेवलेंथ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है। फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती जा रही है और वेवलेंथ ज़्यादा होती जा रही है। जैसे मैक्स प्लांक इक्वेशन उसे हमने पढ़ा हुआ है, E इज़ इक्वल टू एच म्यू। म्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी, अब हमारे पास कितने रिलेशन हो गए, एक हो गए फ्रीक्वेंसी और इनर्जी का। इनर्जी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। दूसरा हमारे पास रिलेशन हो गया, अगर नेक्स्ट फार्मूला देखें, E इज़ इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा, यानी अगर वेवलेंथ का और इनर्जी का रिलेशन देखें तो वो इन्वर्स है। पहला रिलेशन हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी और इनर्जी का, फ्रीक्वेंसी और इनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरा हमने पढ़ा वेवलेंथ का और इनर्जी का, वेवलेंथ और इनर्जी का इन्वर्स रिलेशन है। और तीसरा अगर हम पढ़ें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी वेवलेंथ उतनी कम होगी। ये टर्म्स हम आगे भी स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास स्पेक्ट्रम होता है। और अगर हम एक्स रे से फॉरवर्ड मूव करते जाते हैं रेडियो रीजियन की तरफ, तो हमारे पास वेवलेंथ ज़्यादा होती जाती है और एनर्जी कम होती जाती है। अब जो टर्म्स मैंने अभी बात की वो है हमारे पास यहाँ पे क्वांटम बेसिकली जो है ये एनर्जी के लिए यूज़ होता है। कि जैसे मैक्स प्लांक था, मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, उसने कहा था कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअसली मूव नहीं करती, डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स में वो है एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है। और उन पैकेट्स को, एनर्जी पैकेट्स को क्वांटा कह रहे हैं। और जो है उन्हीं को, क्वांटम को अगर लाइट की फॉर्म में देखा जाए तो फोटोन कहते हैं। तो यानी क्वांटम को कह सकते हैं कि फोटोन ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी, यानी कंटिन्यूअसली नहीं, डिस्क्रीट फॉर्म में। तो डिस्क्रीट एनर्जी के जो फोटोन्स हैं, पैकेट्स, उनको कहते हैं क्वांटम। वेवलेंथ हमारे पास क्या है, हमें पता है डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट्स और ट्रफ्स, यानी ये हमारे पास ये क्रेस्ट था, ये क्रेस्ट था, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है एडजेसेंट, यानी साथ साथ वाले, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास होगा वेवलेंथ। इसके यूनिट्स एंगस्ट्रम हो सकते हैं, माइक्रोमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है पता है, नंबर ऑफ वेव्स है पासिंग अ पॉइंट पर यूनिट टाइम। जो कोई भी एक स्पेसिफिक यूनिट टाइम है उसमें, उस टाइम के अंदर अंदर कितनी वेव्स पास हो रही हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। उसको हर्ट्स या साइकिल्स पर सेकंड में मेजर करते हैं। और ये म्यू फ्रीक्वेंसी है जो कि इक्वल होती है सी ओवर लैम्डा, मतलब वेवलेंथ का और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है इसका इन्वर्स रिलेशन है, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं। एक और जो है न्यू टर्म जो है वो हमारे पास आती है वेव नंबर की। वेव नंबर हमारे पास, हम इसको ये म्यू बार आप यूँ कह लें, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये 1 बाय लैम्डा के इक्वल है, मतलब वेव नंबर का और वेवलेंथ का भी इन्वर्स रिलेशन है। वेव नंबर होती क्या है, वेव नंबर जैसे नेम से शो हो रहा है, नंबर होंगे वेव्स के, वही नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस। ये पर यूनिट टाइम था ना, कि एक स्पेसिफिक टाइम में कितनी वेव्स
पास हो रही हैं, तो ये पर यूनिट डिस्टेंस की एक स्पेसिफिक डिस्टेंस में कितनी नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो पास हो रही हैं, तो इसको पर सेंटीमीटर या पर मीटर जो है इसके यूनिट्स है मेजर करते हैं, और पर सेंटीमीटर को केसर भी कहते हैं, उसे के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी है, इसका यूनिट होता है जाउल, और इसकी हम अगर इक्वेशन देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती फ्रीक्वेंसी के, यानी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है। हमने ख़त्म किया प्रोपोर्शनल साइन और कांस्टेंट लगा दिया एच, ये प्लांक्स कांस्टेंट है, यानी इज इक्वल टू एच म्यू। अब म्यू की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी सी ओवर लेमडा, तो ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा हो गया। अब यहाँ पे 1 बाई लेमडा हमारे पास वेव नंबर के इक्वल है, तो 1 बाई लेमडा की जगह वेव नंबर पुट कर दिया, तो हमारे पास हो गया एच सी म्यू बार। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है? द स्टडी ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का कोई भी मैटर एवरीथिंग अराउंड अस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की इंट्रैक्शन स्टडी करना, उसकी स्टडी जो है हमारे पास वो स्पेक्ट्रोस्कोपी में आती है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बाय अ मॉलिक्यूल as a result of interaction of the radiation with the molecule gives valuable information regarding the structure of molecule। यही हम कहते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी स्ट्रक्चरल एलुसिडेशन में भी हेल्पफुल है, एप्लीकेशन है इसकी। तो यही वो कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोई भी मॉलिक्यूल मैटर जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, तो उसके रिजल्ट में इंट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल में और जो रेडिएशन जो इसने एब्जॉर्ब किया उनमें, तो ये चीज़ हमें उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के मुतल्लिक एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देगी। Only those photons get absorbed whose energy exactly equals the difference in energy between the ground and excited state of the molecules। एनर्जी एब्जॉर्ब होने का मतलब है कि एक्साइट कर जाएगा। मतलब अब अगर हम देखें तो एक ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है। तो अब वो कह रहे हैं कि सिर्फ अगर यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल है, हम कह लें कि ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है, इससे एक्साइटेशन होनी है और यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में मूव करना है पार्टिकल ने, तो हमारे पास क्या होगा, वही फोटोन पर्टिकुलर वेवलेंथ और पर्टिकुलर एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब होगा, वो फोटोन जिसकी एनर्जी इन दोनों की एनर्जी डिफरेंस के इक्वल है। यानी कितनी एनर्जी चाहिए ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव करने के लिए, तो उतनी एनर्जी का फोटोन ही, स्पेसिफिक एनर्जी का फोटोन ही एब्जॉर्ब होगा। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर हम देखें तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल रेंजेस फ्रॉम 125 टू 650 किलोजोल पर मोल तक जो है ये एनर्जी डिफरेंस इतना इसकी रेंज है। और दिस एनर्जी कोरेस्पॉन्ड्स टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन। ये एनर्जी की बात की है, वेवलेंथ की बात नहीं की। तो वेवलेंथ हमें पता है 200 टू 800 जो है वो यूवी विजिबल की दी जाती है, जिसमें से अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बात करें तो यूवी की 200 टू 400 है और विजिबल की 400 टू 800 नैनोमीटर है। तो ये एनर्जी जो है ये वेवलेंथ है, इनकी रेंज ये एनर्जी है। और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन विच लाइट ऑफ यूवी विजिबल रीजन इज एब्जॉर्ब्ड एंड रिजल्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। वही कि जिसमें यूवी विजिबल एब्जॉर्ब हो और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हों, यानी एक्साइटेशन कह लें। और ये विजिबल रीजन है, मतलब यही रीजन होगा जिसमें कलर जो है शो होंगे, बट ज़रूरी नहीं है हमेशा ही हों, सम टाइम जो है कलर्स जो हैं वो शो नहीं भी हो सकते। अब हमारे पास जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कह लें या यूँ कह लें कि ट्रांजिशंस जो हैं उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के कौन कौन सी ट्रांजिशंस हो सकती हैं। तो हमारे पास जो है सिग्मा पाई या नॉन बॉन्डिंग, इनको एटॉमिक ऑर्बिटल भी कहते हैं। तो सिग्मा स्टार और पाई स्टार ये हमारे पास जो है रीजियंस हो सकते हैं। ऑक्यूपाइड का है यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फुल्ली ऑक्यूपाई हों, अनऑक्यूपाइड जिनमें ना हो। और इनकी पाई स्टार सिग्मा स्टार की एनर्जी हाई होती है। एनर्जी हम देख सकते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है, बॉटम टू टॉप इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे सिग्मा और पाई की एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो ट्रांजिशन जो है वो हमारे पास जो पॉसिबल हो सकती हैं वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, और तीसरी हमारे पास है एन टू सिग्मा स्टार और एन टू पाई स्टार।
मीन्स नीचे वाले जो हैं ऑर्बिटल्स वो सिग्मा सिग्मा और पाई पाई, ये तो अलाउड ट्रांजिशन होंगी। इसके अलावा जो नॉन बॉन्डिंग है यानी एटॉमिक, वो भी सिग्मा स्टार या पाई स्टार में ट्रांजिशन कर सकता है, बट सिग्मा की पाई स्टार में हो जाए या पाई की सिग्मा स्टार में हो जाए, ये जो है फॉरबिडन ट्रांजिशंस होती हैं, ये अलाउड ट्रांजिशंस नहीं होती। तो ये ट्रांजिशंस जो हैं वो पॉसिबल हैं। और यहाँ पे अगर हम डिफरेंट जो हैं बात करें कंपाउंड्स आप कह लें मॉलिक्यूल्स की, कि लाइक अल्केन्स हैं हमारे पास, तो उसमें हमें पता है सिंगल बॉन्ड ही होते हैं, और उसमें सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगी, तो उसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो है पॉसिबल होती है। कार्बोनाइल्स में जो होते हैं हमारे पास डबल बॉन्ड पाई भी आ जाता है, और ऑक्सीजन है तो उसमें लोन पेयर्स यानी नॉन बॉन्डिंग भी आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें सिग्मा टू पाई स्टार भी हो सकती है और एन टू पाई स्टार भी हो सकती है, यही ना दो अलाउड ट्रांजिशन हो सकती हैं उस केस में अगर हमारे पास अनसेचुरेशन आ जाए और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आ जाएं। और अनसेचुरेटेड में हमें पता है कि पाई ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व होंगे तो पाई टू पाई स्टार ही होगी, और ये सारे जो हैं इनमें लोन पेयर्स नॉन बॉन्डिंग पेयर्स हैं तो इनमें एन टू सिग्मा स्टार हो जाएगी। अगर पाई बॉन्ड आता है तो एन टू पाई स्टार भी हो सकती है। नेक्स्ट है फिर हमारे पास कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके यूवी विजिबल, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम पढ़ते आते हैं, अभी तक पढ़ते आए हैं कि 200 to 800 नैनोमीटर है रीजियन एब्जॉर्प्शन यूवी विजिबल की वेवलेंथ एक्सेट्रा, कुछ भी कह लो कि 200 to 800 है। बट ये याद रखें कि यूवी जो है, यूवी की स्पेसिफिकली बात हो रही है क्योंकि यूवी की ही रीजन जो है वो 200 से स्टार्ट होता है, फिर नेक्स्ट 400 से 800 हम विजिबल में कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास 200 से अबव तो हम कह देते हैं कि ये यूवी में फॉल करेगा, बट ऐसा भी होता है कि 200 से बिलो भी यूवी में आता है, वो बहुत हाई एनर्जी का रीजन होगा, उसको भी यूवी में काउंट किया जाता है, बट उसे हैंडल करना इजी नहीं है, और डेली बेसिस पे मतलब यूँ कह लें कि उसको बहुत कम भी जो है यूज़ में लिया जाता है, मोस्टली हम 200 से ही कंसीडर करते हैं, बट वो भी इसमें आता है, और उसे फिर हम वैक्यूम या फार यूवी जो है उसके लिए रिक्वायर्ड होती है स्टडी करने के लिए। स्पेशल इक्विपमेंट्स जो हैं उसको हम फार यूवी या वैक्यूम रीजन उसका कह सकते हैं, और स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है उसको फिर स्टडी करने के लिए। और यहाँ पे ये भी है कि ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट बिलो 200 नैनोमीटर। नॉ ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कि अब वहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो रही है, मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, ठीक है। तो नॉट ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि एब्जॉर्प्शन हो रही है, मतलब इस रीजन के बिलो ऑक्सीजन भी जो है उसकी भी एब्जॉर्प्शन होती है, मतलब ये रीजन एग्जिस्ट करता है और बहुत हाई एनर्जी है। बिलो 200 रीजन की बात करें, बहुत हाई एनर्जी है और यूवी में आता है, बट वैक्यूम और फार यूवी फिर उसको कैटेगराइज कर देते हैं और बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि स्पेशल इक्विपमेंट्स जो हैं इसके लिए रिक्वायर होते हैं। तो ये आपने बात याद रखनी है। नेक्स्ट है रूटीन में अगर हम देखें तो 200 to 800 नैनोमीटर, ये बार बार वही बात करें यूज़ होता है, और इसी पे सैम्पल्स कलेक्शन होती है। द लिमिट्स दिस लिमिट्स ट्रांजिशन दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड, ये बात पहले भी कर चुके हैं कि अल्केन्स में सिग्मा टू सिग्मा स्टार होती है, बट यहाँ पे अब वेवलेंथ्स की भी बात कर दी है कि इसमें 150 नैनोमीटर है, और कार्बोनाइल्स की भी हम बात कर चुके हैं, इसमें सिग्मा टू पाई स्टार या एन टू पाई स्टार हो सकती है। अगर सिग्मा टू पाई स्टार है तो वो 170 नैनोमीटर पर होगी, अगर एन टू पाई स्टार है तो 300 नैनोमीटर पर होगी। अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स में होती है 180 नैनोमीटर तक, पाई टू पाई स्टार ही होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर कॉन्जुगेशन आ जाएगी, यानी एक डबल बॉन्ड है फिर सिंगल फिर डबल कॉन्जुगेशन आ रही है, तो वो इंक्रीज कर देगी, 180 200 नैनोमीटर तक भी हो सकती है। फिर हमें पता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर हैलोजन्स जो भी हैं जिनमें लोन पेयर्स आ जाते हैं उनमें एन टू पाई स्टार होगी और वो 190 नैनोमीटर तक होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बियर लैम्बर्ट लॉ। बियर लैम्बर्ट लॉ तो पढ़ा है, अब लैम्बर्ट्स लॉ एंड बियर्स लॉ जो है हम सेपरेट भी अगर स्टडी करें तो लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है, व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास्ड थ्रू अ सब्सटेंस, मोनो मीन्स वन, क्रोम मीन कलर होता है, एक कलर की लाइट। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है यानी एक कलर की लाइट जो है वो किसी भी सब्सटेंस से पास की जाए तो उस लाइट ने कितना एब्जॉर्ब होना है, वो उसकी एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली रिलेट करती है पाथ लेंथ से, कि जितनी पाथ लेंथ होगी ज़्यादा, लाइक एक पाथ लेंथ इतनी है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी, और एक पाथ लेंथ कम है तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। तो ये लैम्बर्ट्स लॉ था कि एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है लेंथ के। अब बियर्ड और लैम्बर्ट में जो है इसको अलग अलग मेमोराइज करने के लिए आप ये याद रखें कि एल फॉर लेंथ और एल फॉर ही लैम्बर्ट। तो लैम्बर्ट ने एब्जॉर्प्शन का रिलेशन स्टडी किया था लेंथ के साथ,
और बियर ने किसके साथ स्टडी किया था? कंसेंट्रेशन के साथ। उसका भी देख लेते हैं। व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू सोल्यूशन से गुजारा जाए मोनोक्रोमेटिक लाइट को, तो एब्जॉर्प्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस, उसकी कंसेंट्रेशन के, मोलर कंसेंट्रेशन के। तो ये है हमारे पास एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो एल्फ और लैम्बर्ट, तो लेंथ की जो रिलेशन था वो लैम्बर्ट ने किया था और ये बियर्स ने किया था। बियर लैम्बर्ट ला कंबाइन करें तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ पे नहीं आएगा, इक्वल का साइन आएगा। तो ये इक्वल हमने प्रोपोर्शनल ख़त्म करके एप्सिलॉन लगा दिया। ये हमारे पास जो है ये ई जो है आप पढ़ लें कि ये मोलर एटीनुएशन कोएफिशिएंट है या एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ एटीनुएटिंग स्पीशीज़ है। एटीनुएशन यानी लाइट जो है वो कितनी पास हो रही है, लाइट की पासेज। तो ये हमारे पास है बियर लैम्बर्ट लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसमिटेंस एंड एब्जॉर्बेंस। ये हमें पता है इन्वर्स इनका है। अगर रिलेशन देखा जाए कि जितनी लाइट, अगर लाइट ट्रांसमिट हो रही है तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, अगर सारी की सारी एब्जॉर्ब हो रही है तो ट्रांसमिटेंस कम होगी। तो अब इनके दरमियान अगर हम देखें कि अब मोनोक्रोमेटिक लाइट ट्रांसमिटेंस क्या होती है? सबसे पहले ट्रांसमिटेंस ये होती है कि अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट हम पास करा रहे हैं सोल्यूशन में, तो जो लाइट हमने फॉल करवाई है उस पर, जो इंसिडेंट हुई है लाइट, तो उसकी इंसिडेंट इंटेंसिटी हम सपोज कर लेते हैं आई नॉट है, और जो इंसिडेंस करवाने के बाद जो ट्रांसमिट हो गई है वो आई है। तो जो ट्रांसमिटेंस ओवर इंसिडेंस लाइट जो की जो इंटेंसिटी है उनके दरमियान जो रेशो है वो हमारे पास क्या होगी? ट्रांसमिटेंस। दोबारा से बताया भी है कि इट इज़ द रेशो ऑफ ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी, यानी हमने लाइट फॉल करवाई है, फॉल करने के बाद जितनी लाइट ट्रांसमिट हो गई है उसकी इंटेंसिटी ओवर द इंसिडेंट लाइट की जो इंटेंसिटी है उनकी जो रेशो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी? ट्रांसमिटेंस। और अगर हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है तो ऑब्वियसली हम उसको क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ट्रांसमिटेंस परसेंटेज ट्रांसमिटेंस आ जाएगी। इट्स वैल्यू इज बिटवीन 0 and 1 एंड मोर कॉमनली एक्सप्रेस्ड इसको परसेंट ट्रांसमिटेंस में ही करते हैं। अब ये बात पहले ही हो गई थी कि ट्रांसमिटेंस एंड एब्जॉर्बेंस का इन्वर्स रिलेशन होगा। तो एब्जॉर्बेंस क्या होगी अगर हम इसको ट्रांसमिटेंस एंड से रिलेट करें? तो ये लोग हम लेंगे तो ये आई ओवर आई नॉट था, ये आई नॉट ओवर आई हो जाएगा, और आई ओवर आई नॉट टी है, आई नॉट ओवर आई माइनस टी हो जाएगा। तो माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाएगा ये ए इज इक्वल टू माइनस लॉग टी आ गया। और हमने पहले पढ़ा कि ए किसके इक्वल है? ई सी एल के, तो ये माइनस लॉग टी के भी इक्वल हो जाएगा और एप्सिलॉन सी एल के। ये एल पाथ लेंथ है, सी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कंसेंट्रेशन, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कह रही हूँ सॉरी, मोलर कंसेंट्रेशन, और ई जो है वो एब्जॉर्प्टिविटी। नेक्स्ट हमारे पास है सैम्पल हैंडलिंग। जैसे हम प्रैक्टिकल मोस्टली परफॉर्म करते हैं तब इस चीज़ को बहुत फेस करना पड़ता है। सैम्पल हैंडलिंग, विर्चुअली ऑल द यूवी स्पेक्ट्रास आर रिकॉर्डेड इन सोल्यूशन फेज। मतलब सबसे पहले हम स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, तो जो भी है सैम्पल जो हमने लेना है उसको डाइल्यूट, मतलब एक सोल्यूशन फॉर्म में जो है उसको कन्वर्ट कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूबिट कैन बी मेड ऑफ प्लास्टिक, ग्लास और क्वार्ट्स। अब ये क्यूबिट होती क्या है? फिर जो हमने सोल्यूशन बनाई उसको इसमें क्यूबिट में लेना है। ये बेसिकली होती है सैम्पल सेल, जिसमें सैम्पल लिया गया है, लिया जाता है। तो ये प्लास्टिक की भी हो सकती है, ग्लास की भी हो सकती है और क्वार्ट्स की भी हो सकती है, बट मोस्टली जो होती है क्वार्ट्स की यूज़ होती है। ओनली क्वार्ट्स इज ट्रांसपेरेंट इन द फुल 200 to 700 नैनोमीटर रेंज। ये मोस्टली क्वार्ट्स की यूज़ होती है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब एब्जॉर्प्शन जो है नहीं करती 200 to 700 नैनोमीटर रेंज में। और ये कौन सी रेंज है? यूवी विजिबल। मींस कि अगर हम क्वार्ट्स जो कुवेट है वो क्वार्ट्स की बनी हुई कुवेट यूज़ करेंगे तो वो 200 to 700 नैनोमीटर में एब्जॉर्प्शन शो नहीं करेगी। दैट्स वाई हम जो सैम्पल है उसी में एब्जॉर्प्शन होकर हमारा जो है रिजल्ट जो इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। जबकि प्लास्टिक और ग्लास जो है वो इस रीजन में एब्जॉर्प्शन शो कर देते हैं। दैट्स वाई हम उनको यूज़ नहीं करते, उनको मोस्टली विजिबल के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि यूवी की तो कम होती है, विजिबल की वेवलेंथ फिर भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है और उसमें एनर्जी कम होती है। तो वहाँ पे वो जो है प्लास्टिक और ग्लास इतनी ज़्यादा शो नहीं करते, उनको फिर विजिबल के लिए फिर भी यूज़ कर लिया जाता है और कंसनट्रेशन डिटरमिन कर ली जाती है।
ये हमारे पास क्यूवेट्स हैं, सैंपल सेल्स ही यानी। एंड नाउ नॉर्मली अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ट्यूब होती हैं और दो साइड जो हैं इनकी यूं ये पॉलिश होती हैं और बाकी जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं। ऑप्टिकली स्मूथ फेसेस ऑन ऑपोजिट साइड्स पैरेलल टू ईच अदर, ये पॉलिश्ड एक दूसरे के ऑपोजिट साइड है, स्मूथ वाली एक दूसरे के ऑपोजिट साइड्स हैं पे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द इनसाइड फेसेस इज द ऑप्टिकल पाथ लेंथ, और जो इनकी फेजेस के दरमियान अगर हम डिस्टेंस मेजर करें तो ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ है और ये वेरी करती है ऑब्वियसली। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये पाथ लेंथ कम होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी, तो ये वेरी करती है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो होती है 1 सेंटीमीटर ही होती है, इतने साइज़ की होती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात सैम्पल हैंडलिंग में और है कि सॉल्वेंट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट इन द रीजन टू बी ऑब्जर्व्ड, कि जिस रीजन में हम उसको ऑब्जर्व करें वहाँ पे वो ट्रांसपेरेंट हो, यानी कोई एब्जॉर्प्शन शो ना करे। यानी अगर यूवी विजिबल रीजन है जिसमें हम उसको ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं सॉल्वेंट को, तो वहाँ पे वो खुद जो है वो कोई एब्जॉर्प्शन शो ना करे, ट्रांसपेरेंट हो। द वेवलेंथ वेयर अ सॉल्वेंट इज़ नो लॉन्गर ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट होगा लेकिन एक वेवलेंथ ऐसी होगी जहाँ पे वो फर्दर जो है ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, उसको कट ऑफ वेवलेंथ कहते हैं। यानी सपोज अगर हमारे पास 400 नैनोमीटर वेवलेंथ है, तो अगर वो सॉल्वेंट जो है वो 400 पे एब्जॉर्प्शन कर रहा है, ठीक, तो जो 400 है या 400 से ज़्यादा, तो 400 पे ट्रांसपेरेंसी उसकी नहीं रही, अब वो एब्जॉर्प्शन कर रहा है ना, तो 400 उसकी कट ऑफ वेवलेंथ हो जाएगी। सिंस स्पेक्ट्रा ओनली अपटेड अप टू 200 नैनोमीटर, तो सॉल्वेंट्स टिपिकली अगर हमारे पास स्पेक्ट्रा 200 नैनोमीटर से ले रहे हैं हम, तो सॉल्वेंट्स टिपिकली ओनली नीड टू लैक कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम और कार्बोनेल्स, तो सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए तो उसमें कॉन्जुगेटेड और ये सिस्टम ना हो, क्योंकि अगर ये हो जाएंगे तो ये इन्हांस हो जाएगी। जैसे हमने पढ़ा था कि कॉन्जुगेशन से फिर वो बढ़ जाती है 200 इससे भी ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने पढ़ लिया कि सॉल्वेंट को एब्जॉर्प्शन शो नहीं करनी चाहिए उस रीजन में जहाँ पे उसको हम ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। कुछ जो हैं हमारे पास सॉल्वेंट्स उनकी कट ऑफ वेवलेंथ्स लिखी हैं, जिसमें वाटर और एसीटोनाइट्राइल एंड साइक्लोहेक्सेन, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी आपने याद रख लेनी है। बाकी ये इतने एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है और यूज़फुल भी इतने नहीं हैं। ये हमारे पास है कंपोनेंट्स स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के, कि सबसे पहले एक लाइट सोर्स है, फिर कॉलीमेटर लेंस हैं जो कि लाइट को यूं करते हैं कि वो ज़्यादा स्प्रेडिंग जो है उसकी प्रोपेगेशन आगे हो, बट इतना रीजन स्प्रेड ना हो, एक प्रॉपर डायरेक्शन में जो है वो मूव करे। तो यहाँ पे देखें इतना रीजन इसने कवर किया है, यहाँ पे देखें थोड़ा रीजन कवर करके वो प्रोपेगेट कर रही है। तो फिर एक प्रिज्म रखा जाता है, ये बेसिकली मोनोक्रोमेटर है सारा, तो यहाँ से फिर लाइट स्लिट से पास होकर हमारे सैंपल तक पहुँचती है, फिर उसमें से पास होकर डिटेक्टर पे, और फिर हमें रिजल्ट शो होता है। इनको हम स्टडी कर लेते हैं कंपोनेंट्स को वन बाय वन। सबसे पहले हम लाइट सोर्स की बात कर रहे हैं। तो जो लाइट सोर्स होते हैं ना मोस्टली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, वो 3 तरह के हो सकते हैं: टंगस्टन लैम्प, ड्यूट्रियम लैम्प एंड जीनोन लैम्प। मोस्टली टंगस्टन लैम्प यूज़ होता है, यूवी विजिबल का ही पार्ट है, सिमिलर टू हाउस होल्ड लैम्प जैसे होते हैं वैसे ही है। इवैक्यूएटेड और इनर्ट गैस जो है फिल होती है, और इसको 3000 केल्विन पे हीट करते हैं, और इससे ज़्यादा करेंगे तो सब्लिमेशन हो जाएगी। और मोस्टली तब भी यूज़ करते हैं जब पॉलीक्रोमेटिक लाइट जो है रिक्वायर हो, मतलब लाइट सोर्स जब हमें पॉलीक्रोमेटिक लाइट चाहिए हो तो टंगस्टन लैम्प यूज़ कर लेंगे। इसमें बाज़ औक़ात जो है समटाइम हैलोजन्स भी ऐड कर दिए जाते हैं, लाइक आयोडीन। डीमेरिट जो है इसका ये है, इट एमिट्स मेजर पोर्शन इन नियर आईआर रीजन। आईआर में जो है अपना मोस्टली पोर्शन जो है वो एमिट कर देता है। लाइट सोर्स है ना, एमिशन करेगा तो मोस्टली एमिट करता है आईआर रीजन में, नियर आईआर रीजन में। एक फार आईआर होता है, मिडल आईआर होता है, तो नियर आईआर रीजन में। ड्यूट्रियम लैम्प जो है ये इसमें यूवी रीजन ये वेवलेंथ अप टू 190 टू 420 नैनोमीटर इस रेंज में प्रोड्यूस करता है लाइट। और जीनोन जो है ये 190 टू 800 नैनोमीटर इस रीजन में करता है। इसमें जीनोन गैस होती है, इसमें ड्यूट्रियम गैस होती है, ये भी जीनोन भी जो है कॉमनली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मोनोक्रोमेटर। अब हमने दोबारा हम स्लाइड पे जाते हैं, हमने लाइट सोर्स पढ़ लिया, अब हम ये मोनोक्रोमेटर स्टडी करने लगे हैं। इसमें हम क्या देखेंगे, इट ब्रेक्स द पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशंस इनटू कंपोनेंट वेवलेंथ्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मोनो मीन्स वन, क्रोमेटर मीन्स होता है कलर, मतलब एक जो लेंथ एक लाइट ही जो है वो आगे जाएगी पास होकर। अगर पॉलीक्रोमेटिक लाइट भी आ रही है
पीछे से, तो मोनोक्रोमेटर उसको सिंगल वेवलेंथ में, कंपोनेंट वेवलेंथ में कन्वर्ट कर देगा। तो यही है इसका कि मोनोक्रोमेटर, इसमें एंट्रेंस स्लिट होती है, कॉलीमेटिंग लेंस होते हैं, प्रिज्म होता है, फोकसिंग लेंस होते हैं, एग्जिट स्लिट होती है। अब कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पर नहीं है, मतलब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में बाज़ दफ़ा एंट्रेंस स्लिट भी होती है। यहाँ पर कॉलीमेटिंग लेंस है, प्रिज्म है, ये स्लिट है हमारे पास, जहाँ से लाइट ने जो है यहाँ पे सैंपल में एंटर होना है, तो ये एग्जिट स्लिट है। एंटर लाइट यहाँ से हो रही तो इसको हम एग्जिट स्लिट कहेंगे। बाज़ दफ़ा यहाँ पे एंट्रेंस स्लिट भी होती है। तो एंट्रेंस स्लिट अब सारे नेम से शो हो रहे हैं। एंट्रेंस स्लिट क्या करेगी, डिफाइंस नैरो बीम ऑफ रेडिएशन फ्रॉम सोर्स, जो सोर्स है उससे लाइट एंटर करेगी। नैरो बीम मतलब पूरी की पूरी लाइट नहीं, उसमें से जो रिक्वायर्ड है, जो पोर्शन उसका एंटर होना है वही होगा। कॉलीमेटिंग जो है, कॉलीमेट करेगी लाइट को, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करे लाइट, इधर उधर उसकी स्प्रेडिंग ना हो। प्रिज्म जो है वो डिस्पर्स करेगा लाइट को स्पेसिफिक वेवलेंथ्स में। फोकसिंग लेंस भी कैप्चर करेंगी लाइट को और शार्पन्स द सेम टू द सैंपल क्विट विया एग्जिट स्लिट। फिर उसको यही कोशिश करेंगे कि यहाँ पे यहाँ पे फोकसिंग लेंस भी होते हैं कि यहाँ से लाइट जो है वो मूव करके सैंपल के ऊपर ही जाए, सैंपल पे जाए, इधर उधर डिस्पर्स ना हो। एग्जिट स्लिट से वो फिर मूव करके जो है वो करेक्टेड वेवलेंथ की लाइट सैंपल के विड्थ तक चले जाएगी। जैसे हमारे पास ये एग्जिट स्लिट है, यहाँ से निकल के जो है सैंपल तक चली जाएगी। ये आई नॉट जो है हमें पता है इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी है, और आई टी जो ट्रांसमिट हुई है। नेक्स्ट हमारे पास फिर वो सैंपल कंटेनर क्यूबिट की बात होगी, जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि यूवी और विजिबल के लिए अगर हम देखें लिक्विड सैंपल है तो हम जो भी सैंपल के लिए यूज़ करते हैं सेल, उसको क्यूबिट कहते हैं। ग्लास की जो होती हैं वो सूटेबल इतनी नहीं होती, विजिबल के लिए तो होती हैं लेकिन यूवी के लिए नहीं होती, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। क्वार्ट्ज जो होती है वो यूवी के विजिबल दोनों के लिए हो जाती है, बिकॉज वो एब्जॉर्प्शन शो नहीं करती, फिर इंटरफेरेंस नहीं करती। ये ओपेक और ट्रांसपेरेंट फेसेस हैं, ये इसकी इतनी कैपेसिटी, इतना सैंपल होल्ड कर सकती है। ये शॉर्ट पाथ लेंथ है, इसमें लॉन्ग पाथ लेंथ है, इस तरह डिफरेंट वेरी करती रहती है ना, तो डिफरेंट टाइप्स की जो है सैंपल कंटेनर और क्यूबिट्स देखने को हमें मिलती हैं। आगे है फोटो सेंसिटिव डिटेक्टर्स। डिटेक्टर का जैसे नेम ही शो कर रहा है, डिटेक्टर है जो जिसने डिटेक्ट करना है। तो डिटेक्टर्स आर डिवाइसेस दैट कन्वर्ट रेडिएंट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब जो भी एनर्जी आ रही है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे ताकि डिटेक्ट हो सके, तो ये डिटेक्टर का काम है। डिटेक्टर शुड बी सेंसिटिव, इसको सेंसिटिव होना चाहिए, फास्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए, और एक वाइड रेंज कवर करे। लाइक अगर हमारे पास एक डिटेक्टर है वो सिर्फ 200 से 300 तक दे सकता है, इतनी डिटेक्ट कर सकता है, तो अगर 3 से अब 400 नैनोमीटर की हो तो वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो एक वाइड रेंज तो होनी चाहिए जो वो कवर कर सके। इन एडिशन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस बाय द डिटेक्टर मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी। और जो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो हैं डिटेक्टर से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी से भी डायरेक्टली रिलेट करें, यानी जितनी वही ना कि जितनी इंटेंसिटी की रेडिएशन फॉल करवाई गई है, ठीक है, उसकी जितनी भी इंटेंसिटी थी और बाद में जितनी ट्रांसमिट हुई है उसकी जितनी इंटेंसिटी, अब जो टोटल ट्रांसमिट होगी वो पूरी की पूरी जो है वो डिटेक्ट करे, कोई ऐसे इन्वायरमेंट में वेस्ट हो गई है या इस तरीके से कुछ ना हो। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जितने भी हुए वो डायरेक्टली जो है वो प्रोपोर्शनेट करे ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी के, कि जितने सिग्नल प्रोड्यूस हुए उतनी इंटेंसिटी हो। नेक्स्ट एम्पलीफायर, नाम ही जो है एम्पलीफायर का नेम शो कर रहा है, जो एम्पलीफायर इन्हांस करता है सिग्नल्स को। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटेड इन फोटो सेल ट्रांसफर टू द एम्पलीफायर। अब जो पीछे काम हो चुका है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स डिटेक्टर ने कन्वर्ट कर दिया है सब कुछ, वो एम्पलीफायर में ट्रांसफर हो जाएगा। एम्पलीफायर को कपल जो है हो जाता है, इसका कपल टू स्मॉल सर्वोमीटर के साथ कपल्ड फॉर्म में काम करेगा। फिर जो करंट जनरेट हुआ है फोटो सेल में वो लो इंटेंसिटी का होगा, तो एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई कर देगा, इन्हांस कर देगा मेनी टाइम्स, सो दैट क्लियर और रिकॉर्डेबल सिग्नल्स जो हैं वो हमें ऑब्टेन हो सकें। लास्ट में हमें पता है रिकॉर्डिंग डिवाइस, मोस्ट ऑफ द टाइम एम्पलीफायर इज कपल टू अ पेन रिकॉर्डर विच इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर। एम्पलीफायर को पेन रिकॉर्डर के साथ भी इसका कनेक्शन होता है, बाद में जो कंप्यूटर के साथ जो है कनेक्ट किया जाता है, फिर कंप्यूटर पे जो है वो शो होता रहता है। कंप्यूटर फिर स्टोर कर लेता है, रिकॉर्ड मतलब वही ना रिकॉर्डिंग करके रखनी है, स्टोर कर लेता है ऑल डाटा गैदर्ड एंड प्रोड्यूसेस द स्पेक्ट्रम ऑफ द डिजायर्ड कंपाउंड। जितना भी डाटा एट्सेट्रा हुआ है और डिजायर्ड कंपाउंड का वो सारा फिर कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है।
ओके, अब हमारे पास जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसके टाइप्स होती हैं, सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हमें पता है क्या होगा, होता ये है सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कि जो सैंपल होता है पहले हम सारा प्रोसेस करते हैं उसके साथ, यानी लाइट आ रही है सैंपल से पास हो रही है, फिर जो फोटो ट्यूब ये जो डिटेक्टर्स हैं वो हमें रिजल्ट जो है वो शो करवा रहे हैं, ये लाइट सोर्स है, ये स्लिट है जिसमें से लाइट पास करेगी, ये यहाँ पे रखी हुई है ताकि इसको रोटेट करके हम वेवलेंथ को चेंज कर सकें, अगर डिफरेंट वेवलेंथ की चाहिए तो ये सैंपल है इसमें से पास करके यहाँ रिजल्ट शो हो जाएगा। तो सिंगल बीम में ये होता है कि हम सबसे पहले ये प्रोसेस करते हैं सैंपल के साथ, फिर सॉल्वेंट के साथ, यानी सोल्यूशन के साथ सेपरेट करेंगे और सॉल्वेंट के साथ सेपरेट करेंगे, ये प्रोसेस। डबल बीम में क्या होता है कि डबल बीम में वही लाइट सोर्स, ये ग्रेटिंग है जैसे पिछले में थे, ये स्लिट है, स्लिट से लाइट पास की, यहाँ पे सैंपल और रेफरेंस दोनों एक साथ ही होते हैं और सारा प्रोसेस एक वो दोनों कंपैरिजन में सेट किए होते हैं और सारा प्रोसेस एक साथ ही होता है, रिजल्ट शो हो जाता है, इसलिए इसको डबल बीम कहते हैं। टाइम भी सेव होता है कि पहले एक के साथ करो सारा फिर दूसरे के साथ करो सिंगल बीम में, लेकिन डबल बीम में सैंपल सोल्यूशन रेफरेंस कुछ भी आप कह लो उनको एक साथ ही रख के कंपेयर करके सारा प्रोसेस जो करके हमें रिजल्ट शो होता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। क्रोमोफोर्स है सबसे पहले। क्रोमोफोर्स वही कलर प्रोड्यूसिंग जो है कंपोनेंट्स आप कह रहे हैं, स्ट्रक्चरल फीचर काजिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी विजिबल लाइट के, यूवी विजिबल लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करें, कलर प्रोड्यूस करें। सब्सिट्यूएंट इफेक्ट्स, इसमें आप जनरल टर्म्स जो हैं कुछ हैं सब्सिट्यूएंट्स इसके इफ़ेक्ट हो सकते हैं क्रोमोफोर पे, जैसे बैथोक्रोमिक शिफ्ट है और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है, ठीक है, और फिर हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक। ये जो दो शिफ्ट्स हैं ये जो है वेवलेंथ के साथ एसोसिएट हैं और ये इंटेंसिटी के साथ। बैथोक्रोमिक को रेड शिफ्ट भी कहते हैं, हिप्सोक्रोमिक को ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं, ठीक है। बैथोक्रोमिक क्या है, लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। अगर हमारे पास यूँ वेवलेंथ है एक, तो लॉन्गर वेवलेंथ पे जो है हमारे पास शिफ्ट होगी वो हमारे पास बैथोक्रोमिक होगी और उसकी एनर्जी लो होगी, हमें पता है। और जो शॉर्टर वेवलेंथ पे होगी वो हिप्सोक्रोमिक होगी और उसकी एनर्जी हाई होगी। हाइपर क्रोमिक होगी, हाइपर हमें पता है हाइपर ज़्यादा, तो इंक्रीज इन इंटेंसिटी में जो होगी जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वो हाइपर क्रोमिक इफेक्ट होगा, जिसकी लो होगी वो हाइपोक्रोमिक इफेक्ट होगा। इसमें बेसिकली ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है, तो इसमें आपने कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको 4 डेफिनेशंस याद होनी चाहिए। ब्लू शिफ्ट कौन सी होती है, हिप्सोक्रोमिक को कहते हैं, बैथोक्रोमिक को कौन सी शिफ्ट कहते हैं, एनर्जी इसकी हाई होती है, लो होती है, एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्रोमोफोर का पता होना चाहिए बस। इसमें भी कुछ है ख़ास नहीं, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के केस में हमारे पास जो जनरली बैंड्स या पीक्स जो हैं वो 3 तरह की आ सकती हैं, प्राइमरी, सेकंड प्राइमरी, सेकेंडरी। तो यहाँ पे पीक 180 तक जो है वो हमारे पास जो है एब्जॉर्प्शन अगर शो होगी तो ये है। 204 तक जो होगी वो सेकेंडरी, सेकंड प्राइमरी बैंड की होती है, और 256 से 60 तक है तो वो सेकेंडरी बैंड है। इसमें बस यही करने की ज़रूरत है। और ये फिर कलरलेस लिक्विड है, यहाँ पे बेंजीन का बताया। नेफ्थालीन इस तरीके से अपनी 3 पीक्स इन रीजियंस में देता है और ये वाइट सॉलिड कलर शो करवाएगा। एंथ्रासीन जो है वो ये पेल येलो, और नेफ्थालीन ये तीसरा जो बैंड शो नहीं करवाते और ये इसमें येलो। अगर नेफ्थालीन तीनों करा रहा है तो वाइट सॉलिड है, 2 करवा रहा है तो येलो है, तो ये बस इसमें चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि कंपाउंड्स, अगर हमारे पास ये हैं कंपाउंड्स गिवन है, ये उनकी वेवलेंथ है और ये इंटेंसिटी है और ये ट्रांजिशन विद लोएस्ट एनर्जी। अब हमारे पास सबसे पहले मीथेन है, एल्केन है, तो इसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है। नेक्स्ट भी एल्केन है। अगर ऑक्सीजन है लोन पेयर है, N टू सिग्मा स्टार। अब यहाँ पे सिग्मा टू सिग्मा स्टार नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे लिखा है ट्रांजिशन विद लोवेस्ट एनर्जी, तो ये सारी वो ट्रांजिशंस दी गई हैं जो लोवेस्ट एनर्जी वाली हैं। ऐसा नहीं है कि इन कंपाउंड्स में बस यही ट्रांजिशंस होंगी, इनके अलावा भी होंगी, बट ये लोवेस्ट एनर्जी ट्रांजिशंस जो हैं वो दी गई हैं। इसी तरीके से डबल बॉन्ड है तो इसमें पाई टू पाई स्टार होगी, फिर सल्फर केस में N2 पाई स्टार होगी, नाइट्रोजन में भी N2 पाई स्टार होगी, और ये इनकी इंटेंसिटीज दी हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती है वो कलर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और हमें पता है कि ये 400 to 800 नैनोमीटर जो है इसी में जो है वो शो होता है कलर।
और ये बताए हुए हैं कि वॉयलेट जो है वो कौन सी वेवलेंथ पे होता है। इंडिगो ये आप याद भी यूँ कर सकते हैं, विबग्योर सबका जो है पहला पहला अल्फ़ाबेट विबग्योर, इस नेम से आप याद कर सकते हैं। और ये जो है साथ इसकी वेवलेंथ जो है वो बताई गई है कि ग्रीन है तो वो 490 टू 570 नैनोमीटर तक शो होगा, जैसे कि यहाँ पे। और इसी में रीजन में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का रीजन है, जो ह्यूमंस जो हैं या अदर मैमल्स जो हैं हैव द अडेप्टेशन ऑफ सीइंग कलर, जो मतलब जहाँ पे हम कलर जो है वो देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास ये कलर सर्कल होता है, ये हमारे पास कलर सर्कल है। इसमें हमारे पास कुछ प्राइमरी कलर्स होते हैं और कुछ कम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, जैसे आपको लास्ट लेक्चर में ये अच्छे से समझाया गया था। इधर भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि सपोज हमारे पास येलो जो है वो प्राइमरी कलर है, तो इसका कम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, ये पर्पल सा है। इसका मतलब है कि अगर जो भी प्राइमरी कलर है जब वो एब्जॉर्ब होगा तो जो उसका कम्प्लीमेंट्री कलर होगा हमें चीज़ उस कलर की नज़र आएगी। ठीक है, अगर हमारे पास जो है येलो वो एब्जॉर्ब हो रहा है तो चीज़ हमें पर्पल नज़र आएगी, मतलब ब्लू और रेड कलर ट्रांसमिट हो जाएंगे, ये दोनों ट्रांसमिट हो जाएंगे और एज अ रिजल्ट पर्पलिश सा कलर हमें नज़र आएगा और येलो एब्जॉर्ब होगा। इसी तरीके से ऑरेंज जो है और ब्लू में ब्लू एब्जॉर्ब हो रहा है तो ऑरेंज नज़र आएगा, ऑरेंज एब्जॉर्ब हो रहा है तो ब्लू। ऐसे यही है कि जो कलर जो है हमें जो कलर हमें नज़र आएगा वो कम्प्लीमेंट्री कलर कहलाएगा, जो एब्जॉर्ब नहीं होगा। जैसे अगर ऑरेंज एब्जॉर्ब हो गया है, ठीक है, तो ब्लू नज़र आएगा, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ब्लू प्राइमरी है यहाँ पे, तो अगर ब्लू एब्जॉर्ब हो गया है तो ऑरेंज नज़र आएगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। ठीक है, दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ कलर व्हील। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट योर टॉपिक। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को बहुत यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को बहुत मतलब प्रिसाइज करके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे उसको आपके साथ शेयर किया गया है। होप सो आपको अच्छे से इसकी क्लैरिफिकेशन हो गई होगी। फिर भी कुछ चीज़, कोई भी चीज़ जो आपको रह गई और आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।